Good morning, everyone. In chapter 5, Understanding Elementary Shapes, we have started exercise 5.2. Until question number 11, we have completed this exercise. Only two questions were left, question number 12 and question number 13. Okay, Rohan. So, what is question number 12? Today we will start with this question. Okay. Question 12 is, what part of revolution have you turned through if you start facing south and turn clockwise to west? What does it mean? इसका मतलब क्या होगा बेटा? Who will tell me? So in this question it is saying what part of revolution have you turned, मतलब आप एक complete revolution का कितना part आप move कर चुके हो, turn कर चुके हो. अगर आपने साउथ से स्टार्ट किया और क्लॉकवाइज चलते हुए आप वेस्ट तक गए. ठीक है, क्या कह रहे हैं? इफ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ, मतलब आप साउथ से फेसिंग स्टार्ट कर रहे हो. फेसिंग कहाँ है आपकी? फेस कहाँ है? साउथ से. यहाँ पे आपने स्टार्ट किया एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट. क्लॉकवाइज मीन्स इन दिस डायरेक्शन. और आप वेस्ट तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो आपने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का, एक कंप्लीट राउंड का कितना पार्ट ट्रेवल किया, ये पूछ रहा है. ये डायरेक्शन तो आपको गिवन है, डायरेक्शन तो पूछ ही नहीं सकता वो, है ना. सो we will start from south and we are going towards west. Okay, south to west clockwise. Fine. Now how will you do this question? Can you tell me which part of complete revolution we have turned? Yes, 1 upon 4. Very good. It is asking for what part. It is not asking for degrees, angle. ओके, एंगल नहीं पूछ रहा है ना, तो डिग्री में हमें आंसर नहीं लिखना. इट इज आस्किंग व्हाट पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का. कंप्लीट रिवॉल्यूशन क्या होगा? साउथ से चले हम क्लॉकवाइज और वापस साउथ पे आके स्टॉप हो गए. ठीक है, दिस विल बी द वन रिवॉल्यूशन, कंप्लीट रिवॉल्यूशन. फाइन. सो इसमें से, इस कंप्लीट रिवॉल्यूशन में से हमने सिर्फ इतना सा पार्ट कवर किया है, तो ये इस कंप्लीट रिवॉल्यूशन का ऑब्वियसली कितना पार्ट होगा? 1/4. यस. सो वी टर्न 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन. हमने कितना टर्न किया, कितने मुड़े हम? एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का ओनली 1/4 पार्ट. ये हर एक पार्ट 1/4 के इक्वल है बेटा. ठीक है. दिस वन, ईच क्वार्टर. ओके, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये 4 जो पार्ट्स हैं, ये डिवाइड हो गई है डायरेक्शंस में. ये 4 पार्ट्स, हर एक पार्ट जो है वो 1/4 को शो कर रहा है. कितने पार्ट्स हैं कंप्लीट? 1, 2, 3 एंड 4. ये 4 कंप्लीट पार्ट्स हैं. इन 4 कंप्लीट पार्ट्स में से हमने सिर्फ 1 पार्ट टर्न किया है. कितने पार्ट चले हम? ओनली 1 पार्ट. तो क्या हो जाएगा? 1/4. तो 1 क्या है? ओके मिहिर, 1 क्या है? वो पार्ट जो हमने टर्न किया. और 4 क्या है? एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में टोटल जितने पार्ट्स हैं. इस कंप्लीट रिवॉल्यूशन में साउथ से चल के साउथ पे वापस हम आएंगे तो कितने टोटल पार्ट्स हैं? 4. 1, 2, 3 एंड 4. 4 पार्ट्स है ना. उन 4 पार्ट्स में से हमने सिर्फ एक पार्ट ट्रेवल किया, तो इट विल बी 1/4. फाइन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ द बी पार्ट. सो यू आर स्टार्ट फेसिंग नॉर्थ. कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम फेस करना? नॉर्थ से. एंड देन टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट. नॉर्थ से हमने स्टार्ट किया एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी दिस. दिस विल बी द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके. क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है इन विच डायरेक्शन क्लॉक हैंड्स मूव. ओके. और उसकी जो ऑपोजिट डायरेक्शन होती है वो होती है इन एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. तो नॉर्थ से उसने स्टार्ट किया और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हुए ही इज गोइंग टिल ईस्ट. ईस्ट तक जा रहा है. वेस्ट टू साउथ एंड अगेन साउथ टू ईस्ट. ओके. यस. वी टर्न 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन. यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स. सो वो यही पूछ रहा है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का कितना पार्ट आपने टर्न किया है. कैसे आएगा? देखिए, वही कंप्लीट कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं टोटल. और उनमें से कितने पार्ट्स हमने टर्न किए? 1, 2 एंड 3. 3 पार्ट्स टर्न किए, तो 3 डिवाइडेड बाय 4. ओके. नाउ सी पार्ट.
ईस्ट एंड टर्न टू ईस्ट। ईस्ट से उसने स्टार्ट किया और वो वापस ईस्ट पे ही आ रहा है। ईस्ट से स्टार्ट कर रहा है वो। यस, वेरी गुड। अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ओके, सो वी टर्न अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो बेटा इसमें डायरेक्शन इसने क्यों नहीं दी है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो भी वो वापस ईस्ट पे ही आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो भी वापस वो ईस्ट पे ही आएगा, और दोनों ही कंडीशंस में वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा। ठीक है, इसलिए इसने यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दी है। डी पार्ट है नॉर्थ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू साउथ। नॉर्थ से उसने स्टार्ट किया और वो क्लॉकवाइज जा रहा है। यस, वेरी गुड। और क्लॉकवाइज जाकर के ईस्ट से साउथ। वेरी गुड स्टूडेंट्स, उसने जस्ट हाफ हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। इट मींस 1/2। सो वी टर्न 1/2 ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ये सब आपको सिर्फ इसलिए समझाने के लिए किए गए हैं ताकि आप रिवॉल्यूशंस के मीनिंग में, डिग्रीज के मीनिंग में, आवर्स मिनट्स के मीनिंग में, डायरेक्शंस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इन सब के मीनिंग में अच्छे से इन सब चीजों को समझ सके। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, इसलिए इस एक्सरसाइज में इतने सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको। फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 इज फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स turned through by the hour hand of a clock when it goes from। क्वेश्चन 13 में क्या कह रहा है कि अगर कोई आवर हैंड है, आर हैंड क्या लिखा हुआ है, HOURRHAND हैंड, आर हैंड है किसी भी क्लॉक में। ओके, वो 6 से 9 तक मूव कर रही है उस क्लॉक में। आर हैंड जो है वो 6 नंबर से 9 नंबर तक उसने मूव किया क्लॉकवाइज। ऑब्वियसली आर हैंड है तो वो क्लॉकवाइज ही मूव करेगी। ठीक है, तो उसने कितने राइट एंगल्स कवर किए, ये मतलब हुआ इसका। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री के कितने एंगल्स उस आर हैंड ने कवर किए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे कि 6 से 9 के बीच में कितने आवर्स होते हैं। तो आवर्स फ्रॉम 6 to 9 3 आवर्स होंगे, आप जानते हैं। देखिए मैंने पीछे क्लॉक बनाई हुई है, ये क्लॉक है। 6 से 9 तक उसने कवर किया तो कितने आवर्स हो गए, 6 से 7 तक 1 आवर, 7 से 8 तक 2 आवर, एंड 8 से 9 तक 3 आवर। तो टोटल कितने आवर्स कवर किए उस आवर हैंड ने 6 to 9 में, 3 आवर्स। ओके, अब ये देखिए 360 डिग्री में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 1 आवर में कितने डिग्री होते हैं, मैंने आपको बताया था पहले, 5 मिनट्स और 1 आवर। अगर मिनट हैंड के बारे में बात करेंगे तो 12 से लेके 1 के बीच में 5 मिनट्स होंगे, और अगर आप आवर हैंड के बीच में बात कर रहे हो तो 12 से लेके 1 तक 1 आवर कंप्लीट होता है। आप लोग जानते हो ना, ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 12 आवर्स होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, हर दो नंबर्स के बीच में 1 आवर कंप्लीट होता है। 12 से 1 के बीच में 1 आवर, 1 से 2 के बीच में सेकेंड नंबर का, 2 से 3 के बीच में थर्ड नंबर का। ठीक है, तो अगर 12 से 1 के बीच में सिर्फ 1 आवर कंप्लीट होता है ना, ओके, और इसमें कितने डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का। 12 से 1 के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। मैंने पहले आपको बताया था जब मैंने रिवॉल्यूशंस ऑन क्लॉक फेसिंग बताया था आपको, यानी 12 से हमने सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ की, 1 से हमने सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ की, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है 30 डिग्री का। ठीक है, तो 12 से 1 यानी कि 1 आवर, 12 से 1 के बीच में आवर हैंड कितना ट्रेवल करती है, 1 आवर के इक्वल। ओके, और 1 आवर में वो कितना एंगल बनाती है, 30 डिग्री का। फाइन, तो मैंने पीछे यही लिखा हुआ है, 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री। 1 आवर किसके इक्वल होता है, 30 डिग्री के इक्वल। तो 3 आवर्स किसके इक्वल हो जाएंगे, 3 इंटू 30 डिग्री मीन्स 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब होता है 1 राइट एंगल। अब जानते हो 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, राइट एंगल के इक्वल, और 1 राइट एंगल की वैल्यू होती है 90 डिग्री। ठीक है, तो वो यही पूछ रहा है कि आर हैंड ने 6 से 9 तक अगर मूव किया क्लॉक पर तो उसने कितने राइट एंगल्स बनाए। तो ऑब्वियसली 1 राइट एंगल बनाएगी क्योंकि उसने 90 डिग्री का एंगल कवर किया। ओके, 6 से 9 तक हम काउंट करेंगे तो 3 आवर्स होते हैं, क्योंकि 1 आवर में 30 डिग्री होता है, ये आप याद कर लेना। 12 आवर्स में 360 डिग्री, तो 1 आवर में 30 डिग्री। ओके, तो 3 आवर्स में कितने हो जाएंगे,
1 आवर में 30, तो ऑब्वियसली 3 आवर्स में 30 प्लस 30 प्लस 30, या फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 30, तो 90 डिग्री हो गया। फाइन, इस तरीके से आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब दूसरा देखिए 1 to 7, 1 to 7 के बीच में बेटा कितने आवर्स हो जाएंगे? हु विल टेल मी? नो, 1 से 7 के बीच में 7 कैसे हो गए बेटा? आवर्स, 6 आवर्स, यस। 1 से स्टार्ट किया आपने, तो 1 को तो काउंट नहीं करना है, 1 से 2 के बीच में 1 आवर होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6, 7 तक चले ना, तो 6 आवर्स हो गए। फाइन, तो 6 आवर्स हो गए। तो 6 आवर्स में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? बिकॉज 1 आवर इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो 6 आवर्स इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। और 180 डिग्री में कितने राइट एंगल्स होते हैं बेटा? यस, वेरी गुड। सो कितना आएगा? 2 राइट एंगल्स। बेटा आई वांट रिप्लाई फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स आल्सो। डेली मैं देख रही हूँ बहुत दिनों से सिर्फ कुछ ही 9 to 10 स्टूडेंट्स हैं जो रिप्लाई करते हैं, बाकी इतने सारे बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, दे आर नॉट रिप्लाइंग एट ऑल। So I want reply from each and every student present in the class, so that I come to know they are studying or not. They are able to understand the solution or not. And if you are having any problem, you can ask me freely, or you can call me personally also. Fine. Now 4 to 10. तो 4 to 10 में कितने होते हैं? Hours from 4 to 10 कितने hours होते हैं? Yes, very good. 6 hours. 4 से start किया तो 1 2 3 4 5 6, 6 hours हो गए। तो 6 आवर्स में कितने डिग्रीज होंगे बेटा? क्योंकि 1 आवर में, यस वेरी गुड, अभी अभी हमने किया है, सेम है, बस आपको टाइमिंग अलग दी हुई थी। 30 डिग्री इंटू 6, दैट इज 180 डिग्री, एंड अगेन इट विल बी 2 राइट एंगल्स। ओके, यस, वेरी गुड। 12 से 9 के बीच में कितने आवर्स हो गए? वेरी गुड, सिंपल है ये तो बिल्कुल। यहाँ से यहाँ तक 9 आवर्स होते हैं। यस, वेरी गुड। 270 डिग्री होगा तो राइट एंगल्स कितने हो जाएंगे? Yes, three right angles. Very good, students. 30 degree, sorry, it is 9 into 9, that is 270 degree. So it will be three right angles. 270 degree में कितने right angles होते हैं? Three right angles. Okay. So with this part of question number 12, our exercise 5.2 is completed. Okay. आज आपके लिए कोई homework नहीं है, तो 5.2 exercise हमारी complete हो चुकी है अब. So we will start the next topic after this exercise. Fine. The topic is, next topic is pairs of lines. Pairs of lines. Lines, you all know what is a line. Okay. Yes. So what is a line? If we produce a line segment in the both directions up to infinite, कोई भी line segment होता है, उसको अगर हम दोनों ही directions में infinite तक produce कर दें, बढ़ा दें, तो that will be a line. It don't have any initial point and any एंड पॉइंट। ना तो उसका कोई इनिशियल पॉइंट होता है, ना कोई एंड पॉइंट होता है। देखिए जैसे ये है, मैंने ये एक लाइन बनाई हुई है यहाँ पे, और इसका नेम मैंने रखा है एल। अगर आप किसी भी लाइन को नेम देते हैं सिर्फ वन अल्फाबेट से, तो वो अल्फाबेट ऑलवेज इट विल बी स्मॉल। ओके, जैसे आप ए बी सी डी इस तरीके से लाइंस के नेम देते हैं ना, उसमें आप कैपिटल अल्फाबेट्स लिखते हैं, उसमें आप 2 पॉइंट्स लेते हैं किसी भी लाइन पे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक अल्फाबेट से लाइन का नेम रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो अल्फाबेट स्मॉल होगा। ओके, तो ये एक लाइन है एल और ये दूसरी लाइन है एम। तो यहाँ देखिए दोनों साइड में एरो लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये ना तो कहीं से स्टार्ट हो रही है, ना ही कहीं पे खत्म हो रही है। ये इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट तक जा रही है, इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट जा रही है, इसका कोई एंड नहीं है। इसकी लेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते, इसकी लेंथ डेफिनेट नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया लाइन। नाउ पेयर्स ऑफ लाइंस, मतलब पेयर का मतलब होता है टू, अ कपल। पेयर आप जानते हो ना, कपल होता है यानी उसमें दो चीजें होती है, यानी पेयर ऑफ लाइंस में टू लाइंस होंगी।
तो वो टू लाइंस किस किस तरीके से हो सकती है, उनमें क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, वो आपको यहाँ पे बताया है। उसके बेस पे 3 टाइप्स के पेयर्स ऑफ लाइंस बताए हैं। फर्स्ट है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं ये देखिए, मैं आपको एक बार रफली बता रही हूँ, आफ्टर दैट आई विल टेल यू द डेफिनेशन। सो मैं एक बार रफली बता देती हूँ आप लोगों को, डेफिनेशन में बाद में बताऊंगी। ये टू लाइंस हैं एल और एम, आप देख सकते हो ये एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे हैं। बराबर डिस्टेंस मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो थ्रू आउट सेम है, इक्वल है। किस तरीके से, मान लीजिए ये मैंने कोई 2 पॉइंट्स लिए है ना इन दोनों लाइंस पे, और इनको मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई ना, कि दोनों कितनी डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे से। इसी तरीके से ये भी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है और ये भी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ओके, तो पहली बात तो ये है कि ये जो डिस्टेंस होती है पैरेलल लाइंस के बीच में, ये हर एक पॉइंट पे इक्वल होती है। जैसे ये पॉइंट्स लिए मैंने, तो इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस है इन पॉइंट्स पे, वो इन पॉइंट्स पे जो डिस्टेंस है उसके इक्वल होगी, और ये जो डिस्टेंस है वो अदर पॉइंट्स पे जो डिस्टेंस आ रही है उसके इक्वल होगी। ठीक है, और आप बीच में और भी बहुत सारी डिस्टेंसेस बना सकते हो, लेकिन वो डिस्टेंस बेटा कैसी होनी चाहिए? बेटा डोंट राइट मैसेजेस, व्हाट एम आई सेइंग, प्लीज लिसन एंड अंडरस्टैंड इट। जो मैं कह रही हूँ ना उस चीज को ध्यान से सुनो, ठीक है? मैंने क्या कहा आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मैं कह रही हूँ उसको आप सुन लो एक बार ध्यान से। आप अलग अलग पॉइंट्स पे भी ये वर्टिकल डिस्टेंस लोगे ना, तो सारी ही डिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल होंगी, यानी कि इन दोनों लाइंस के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है हर पॉइंट पे वो इक्वल होती है। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दोनों लाइंस के बीच की, वो थ्रू आउट सेम होती है। मतलब पूरी लाइन के किसी भी पॉइंट पे आप उसको मेजर कर लो तो वो सेम ही होती है, फाइन। और ऑब्वियसली अगर इनके बीच की डिस्टेंस सेम होगी तो कहीं भी जाके एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, लाइंस एक दूसरे को मिलेंगी नहीं। ठीक है, तो यानी इनके दोनों का कोई भी एक पॉइंट ऐसा नहीं होता जो दोनों पे ही एग्जिस्ट करता हो। मतलब इन दोनों का ना तो कोई कॉमन पॉइंट होता है, ना ही ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कहीं मिलती हैं। आप इनको आगे कितना भी बढ़ा लीजिए दोनों डायरेक्शंस में, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगे, दे विल नेवर मीट टू ईच अदर एट एनी पॉइंट। Okay, and the vertical distance between these two lines will be same throughout. Fine, so what is the definition? They don't have common point, इनका कोई common point नहीं होता, और they never meet each other at any point, ये किसी भी point पे एक दूसरे को नहीं मिलती हैं, चाहे आप उनको infinitely कितना भी produce कर लीजिए। Fine, and distance between them is same throughout, इनके बीच की ये जो vertical distance होती है हर एक point पे equal होती है। अब यहाँ पे मैंने क्या शो किया हुआ है, L इज पैरेलल टू M, लाइन L इज पैरेलल टू M, और उसे शो किस तरीके से करते हैं, L पैरेलल टू M। ये पैरेलल का सिंबल है। अगर टू लाइंस को आपको पैरेलल शो करना है तो पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपली इस तरीके से भी कर सकते हो, बीच में पैरेलल का सिंबल लगा करके। ओके, so these are about parallel lines. Yes, examples are very good: railway track, stairs, ladder, and ग्रिल्स ऑफ अ विंडो। इस तरीके से भी बनी होती है ना कई विंडो में ग्रिल्स। फाइन, सो सेकंड है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब सेकंड पेयर ऑफ लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस देखिए मैंने टू लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की हुई हैं, दिस इज लाइन P एंड दिस इज लाइन N। ये दोनों एक दूसरे को मिल रही हैं, कौन से पॉइंट पे, O पॉइंट पे मिल रही हैं, यानी इनका एक कॉमन पॉइंट है O। ये पॉइंट O ऐसा है जो लाइन P के ऊपर भी है और लाइन N के ऊपर भी है। Okay, so O is the common point for P and N, or we can say lines P and N are meeting each other at point O। ये point O पे मिल रही हैं एक दूसरे को, या कह सकते हो कट कर रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट करना बोलते हैं। जब एक दूसरे को जिस पॉइंट पे ये मिलती हैं या कट करती हैं उसे क्या कहते हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट O। सो क्या डेफिनेशन होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस की, दे हैव वन कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट होता है इनका, जैसे ये है O, और दे मीट ईच अदर एट वन पॉइंट, ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे मिलती हैं। दोनों में से आप किसी भी तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। दिस कॉमन पॉइंट, ये जो कॉमन पॉइंट है इसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
क्योंकि इस पॉइंट पे एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, तो दिस विल बी कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो ये कॉमन पॉइंट है इन दोनों लाइंस के ऊपर, इसे क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैंने क्या लिखा हुआ है? हेयर P एंड N आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, दोनों एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे मिल रही है? ओ पे। ओ क्या है? कॉमन पॉइंट, एंड ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हेयर पॉइंट ओ इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, फाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलती किसी पॉइंट पे, और इंटरसेक्टिंग लाइन एक पॉइंट पे एक दूसरे को मिलती है। ठीक है। थर्ड लाइंस है को इंसिडेंट लाइंस। को इंसिडेंट लाइंस में कुछ नहीं है ज्यादा कुछ, इनिशियल पॉइंट इज द बिगिनिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। लाइन का कोई इनिशियल पॉइंट नहीं होता। ठीक है। कोई इंसिडेंट लाइंस यानी इफ टू लाइंस आर देयर, और वो एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं एग्जैक्टली exactly. यहाँ देखिए आर और क्यू, मैंने टू डिफरेंट लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, फिर मैंने सेकंड फिगर में उनको एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स कर दिया, बिल्कुल एग्जैक्टली exactly एक दूसरे के ऊपर। जैसे मान लीजिए ये पेन है और ये पेंसिल है, ये टू अलग अलग लाइंस हैं इस टाइम। ओके, अगर ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आ जाती हैं, यानी पेंसिल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सभी पॉइंट्स उस पेन के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, पेंसिल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सभी पॉइंट्स उस पेन पर भी आ रहे हैं, उस पेन के भी पॉइंट्स हैं। मतलब कि इनके पॉइंट्स कैसे हो गए? कॉमन। सभी पॉइंट्स कैसे हो गए? कॉमन। तो इस तरीके के लाइंस क्या कहलाती हैं? को इंसिडेंट लाइंस। मतलब ऑल द पॉइंट्स ऑन दीज लाइंस आर कॉमन। ओके, इनके पॉइंट्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर होते हैं। मतलब कि सिंपल सी बात है, जब लाइंस एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेती है, एक दूसरे के ऊपर होती है, तो फिर उनको क्या कहते हैं? को इंसिडेंट लाइंस। बस। ठीक है। सो हेयर लाइंस आर एंड क्यू आर को इंसिडेंट लाइंस। फाइन। नाउ नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस और कर लेते हैं, फिर इन द नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3। परपेंडिकुलर लाइंस आर, ये देखिए टू लाइंस है ए बी एंड सी डी, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पे। ओ कॉमन पॉइंट है, तो अगर ये इंटरसेक्ट इस तरीके से करेंगी कि इनके बीच में बनने वाला एंगल राइट एंगल होता है या 90 डिग्री होता है, तो इनको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। बस इतनी सी बात है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो क्या कहते हैं उनको? इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर लाइंस, जैसे अभी हमने डायरेक्शंस में पढ़ा था। ठीक है। सो इफ द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इज 90 डिग्री, देन दीज लाइंस आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हेयर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। यस विश्व, ए बी और सी डी जो है वो एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और एंगल बी ओ सी जो है वो 90 डिग्री है। बी ओ सी किस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है कि इनके बीच में जो एंगल बी ओ सी बन रहा है वो 90 डिग्री है। तो ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर लाइंस। ए बी और सी डी ये कैसी होंगी? परपेंडिकुलर लाइंस। और इनको शो किस तरीके से करते हैं? जो वर्टिकल लाइन है, स्टैंडिंग लाइन है, ये ए बी हॉरिजॉन्टल लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो इसे लिखेंगे सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है इस तरीके से जो बनता है। ठीक है। तो अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उनके बीच में इस तरीके का सिंबल लगाते हैं। पैरेलल के लिए मैंने आपको सिंबल बताया था, और ये परपेंडिकुलर के लिए सिंबल है। तो ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस में ज्यादा कुछ नहीं है। दो लाइंस के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फाइन। So this was your class of students. No homework for today. That's all. Thank you.